Hello everyone and welcome to my channel Law and Beyond. In today's episode in Law and Beyond, we will discuss the stealth technology, 4th generation, 5th generation and 6th generation fighter jet and air defense system and the electronic warfare. With us today is Mr. Mohammad Ahmad Khalifa, who is an advocate who has earned the degree in law. He has earned the degree in MA History from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University, and he is also an UPSC aspirant. He has served in various NGOs relating to women and child security. इस लॉ एंड बियॉन्ड चैनल में आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। इस तरीके से चाइना ने एक शोकेस किया है 6 जनरेशन्स के फाइटर जेट का। दो फाइटर जेट्स चाइना ने शोकेस किए दुनिया के सामने। इस पे आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि दुनिया क्या अभी किस स्टेज पे पहुंची है और इस चाइना के 6 जनरेशन फाइटर से और उसके इन्फ्लुएंस से क्या एक मैसेज देश दुनिया को और डिफेंस को क्या जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस YouTube चैनल पे बुलाया। आपका मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक ये प्रोजेक्ट की बात थी, फाइटर जेट के प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचे और चाइना के प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है भारत का, जो हमारा अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, तो तेजस MK1 वेरिएंट हमने तैयार कर लिया है और वो हमारे वायुसेना में शामिल भी हो चुका है। और तेजस MK2 ट्वेन सीटर इंजन पे काम चल रहा है, वो भी हम उसे जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और इसमें कुछ पेचीदियाँ भी हमारे सामने अभी अड़चने हैं, जिसे अभी सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है हमारे सरकार को, क्योंकि अभी तक हम टेक्नोलॉजी में अभी उस पायदान पे नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहले से पहुंचना चाहिए था, या फिर ये कहें कि हमारे सिस्टम में कुछ खामियां रही होंगी। क्योंकि इसका जो इंजन है तेजस का, कावेरी इंजन, अक्सर इस प्रोग्राम को लेकर विवाद होता रहता है। कभी हम इसको खुद से डेवलप करते हैं तो 80 किलो न्यूटन ऊर्जा थ्रस्ट कर पाती है, जबकि हमें 120 से 130 किलो न्यूटन की हमको क्षमता का इंजन चाहिए, कावेरी इंजन। इसको बनाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट, अभी जो हमारा स्वदेशी इंजन था वो तैयार नहीं हो पाया, तो हमने कई देशों से आग्रह किया बनाने के लिए। फ्रांस ने हमको टेक्नोलॉजी नहीं दी, तो हमने भी उनके पास गए थे, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी तो रेफ़र नहीं किया हमको, तो उन्होंने मदद देने का भरोसा किया था कि हम आपके प्रोग्राम में मदद कर सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ से बात नहीं बनी, तो हम उसके बाद ब्रिटेन गए तो हमारा जो प्रोजेक्ट था इस इंजन को लेकर, हम रोल्स रॉयस कंपनी एक है काफ़ी, जो कार बनाती, काफ़ी नामी, वो फाइटर प्लेन के इंजन भी बनाती। वो यूरो फाइटर टाइफून जो फाइटर प्लेन आपने देखा होगा, यूरोपीय देशों ने मिलकर बनाया है, उसका इंजन भी रोल्स रॉयल ही प्रोड्यूस करती है। तो उस देश के पास, जब कंपनी के पास जब हम लोगों ने गए, तो उन्होंने हमारे साथ काम करने की इच्छा जताई, लेकिन हमारा जो एक उसमें सबसे अहम मुद्दा था कि हम टेक्नोलॉजी भी हमको चाहिए। तो इस जहाज़ में उन्होंने टेक्नोलॉजी रेफ़र नहीं किया था, तो बात हमारी बिगड़ गई थी। और जबकि इसके बाद अमेरिका ने भी हमको मदद का भरोसा काफ़ी पहले दिया, लेकिन हम अमेरिका को हमेशा शंका की निगाह से देखते थे उस वक्त जब ये भारत का ये प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि अक्सर अमेरिका कभी टेक्नोलॉजी रेफ़र की बात नहीं करता था। लेकिन इत्तफाकन अमेरिका की तरफ से एक मैसेज आया एक कंपनी से भारत को कि वो 80% टेक्नोलॉजी रेफ़र कर सकती है आपके लिए और करेगी। तो और उसका पेटेंट भी भारत को दिया जाएगा, लेकिन वो 20% टेक्नोलॉजी वो शेयर नहीं करेंगे। तो भारत उस पर शायद अब सहमत है और इस पर हमारे इंजन लेने की बात चल रही है। तो तेजस MK2 वेरिएंट के 2 सीटर इंजन और जो कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट है, वो उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा और बहुत जल्द ये इंजन इसमें लगेंगे और हमारा ये फाइटर जेट प्रोग्राम 4th जनरेशन का जो है वो पूरा होगा। और बाकी हमारा फ्रंट लाइन फाइटर जेट है 4th जनरेशन में, सुखोई 13 MKI, जो कि 300 की तादाद में हमने रशिया से खरीदे थे। कुछ रशिया से डायरेक्ट लिया, कुछ हमने अपने यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया। और हमारा एक 2 स्क्वाड्रन के 36 लड़ाकू विमान हमने राफेल फ्रांस से खरीदा। फ्रांस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये फाइटर जेट जो ओमनी रोल फाइटर जेट है, कि एक फाइटर प्लेन वो होता है कि जो मल्टी रोल है,
सारे जहाज। तो 4th जनरेशन में सबसे एडवांस फाइटर जेट जो है वो ओमनी रोल माना जाता है कि ये कोई भी काम, किसी भी मौसम में कोई भी काम को, किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे वेरिएंट को ओमनी रोल फाइटर जेट बोलते हैं, जैसे ओमनी रोल। तो ये इसलिए खास है कि कोई मिशन, कोई ऐसा जहाज बना है जो सिर्फ ग्राउंड पे अटैक करने के लिए बना है, कुछ जहाज ऐसे बने हैं जो सिर्फ दुश्मन के जहाज को रोकने के लिए काम में आते हैं, उनका कोई खास लेकिन ओमनी रोल फाइटर जेट से आप किसी भी तरह का काम ले सकते हैं, वो सारा काम कर सकता है, आप मतलब मल्टीटास्क कर सकता है। तो ये ओमनी रोल है, तो इसलिए इसे 4.5 जनरेशन जहाज कहा गया, यानी 4th जनरेशन का ये सबसे एडवांस फाइटर जेट है। जबकि लेने के लिए बाद दुनिया ने हमारे पास कई ऑप्शन रखे थे, यूरोफाइटर टाइफून थे, राफेल थे, हमारे पास स्वीडन के ग्रैपिन थे, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट थे, और F-16 भी थे, F-18 भी थे। लेकिन उन सब में राफेल ने बाजी मारी थी, जो कि हमारे भारत देश ने। तो 36 राफेल यानी 2 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में हमारा 18 जहाज होते हैं, तो हमने उसको भी लिया। इसके अलावा हमारे पास MiG-29 है, जो कि हमारी नेवी इस्तेमाल करती है, इसको रशिया से हमने लिया, जो सोवियत संघ के समय का, जो कि काफ़ी अच्छा फाइटर जेट, आज भी हमारे इसको यूज़ में कर रहे हैं, आज भी हमारे पास ये यूज़ में है। तो अब बात यह है कि हमारे पास, हालांकि मिराज 5 भी हमारे पास है, मिराज का कुछ वेरिएंट पुराने हैं, मिराज 2000 वही जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने उस जहाज़ का इस्तेमाल किया था, और स्पाइस 2000 बम किट से हमने ही उस पाकिस्तान के बालाकोट पे बम भी गिराया गया था, इसी जहाज़ का इस्तेमाल हुआ था, वो भी हमारे पास है। अब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी जो पिछड़ती हुई टेक्नोलॉजी होती है कि वो जो भी टेक्नोलॉजी है जो हम बनाने का प्रयास करते हैं, अक्सर वो हमारी नीतियों की वजह से कुछ ऐसी फेलियर जो पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम अभी 4th जनरेशन पे ही हम अटके हुए हैं। और हमारा 5th जनरेशन का भी प्रोग्राम है, आपको बताते हैं, हमारा 5th जनरेशन का प्रोग्राम है एमका 5th जनरेशन का हमारा प्रोजेक्ट है। एमका 5 जनरेशन का जो जहाज़ है वो भी हमारा प्रोजेक्ट में है, लेकिन इतना डिले प्रोजेक्ट है कि हम उसे कह नहीं सकते। सुनने में आ रहा है कि 2027 में उसकी पहली उड़ान करी जाएगी, तो कोई डिले हो सकता है 2029 में भी उसकी उड़ान हो, लेकिन 2032 तक हम उसे तैयार कर लेंगे, 2035 तक हम उसे वायुसेना में शामिल करेंगे। अब 10 सालों के बाद हम उसे वायुसेना में शामिल करेंगे 2035 में। और आपको जो बताना था हमको ये कि चाइना ने 6वीं पीढ़ी का जहाज़ बना लिया है जी। और आज हमारा 5वीं पीढ़ी का जहाज़ का जो प्रोजेक्ट हमारा पूरा हुआ 2035 में होगा। तो समझ सकते हैं कि जंग में मतलब अभी हम 5th जनरेशन तक भी नहीं पहुंचे हैं, और जंग में एडवांटेज कितना मायने रखता है जी। ये काफ़ी अहम मसला होता है हमारे नज़र में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट एमका है, इसे पूरा करना होगा जल्द से जल्द, और इसके लिए नीतियाँ बनाने के लिए ज़्यादा जल्दी अहम जो मसला उस पर कदम उठाने की खास ज़रूरत होती है, जो कि अभी नहीं हो पा रहे हैं हमारे यहाँ से। हालांकि तेज़ी है, लेकिन हमको तो नहीं दिखता है। अक्सर हमारे यहाँ बात होती है कि हम दुनिया के किस जहाज़ को परचेस करें, होड़ लगी होती है। अमेरिका कहता है कि हमारा 5 जनरेशन का प्रोग्राम है, F-35 आप ले लीजिए, मगर भारत कभी भी F-35 नहीं लेगा। ये मैं बहुत बड़ा रीज़न आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं लेगा। दुनिया आजकल न्यूज़ में आप देखेंगे, क्या 5वीं जनरेशन का अमेरिका भारत को F-35 देगा? मैं गारंटी और दावे से कहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं? ऐसा नहीं पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं जी। और ऐसा ही हुआ था कि रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की ने भी खरीदा। 2 स्क्वाड्रन, हमारे पास 5 स्क्वाड्रन है, उसकी 5 यूनिट है। अच्छा। S-400 के, तुर्की ने 2 यूनिट खरीदा उसका। तो अमेरिका ने उस पर सेंक्शन, पाबंदियां लगा दी कि जब तक आप इसे यूज करोगे, हम अपना फाइटर जेट जो आपने हमसे सौदा किया F-35 का, जो कि बन के तैयार थे, तो अमेरिका ने उसे देने से ही मना कर दिया क्योंकि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के पास हमारे लड़ाकू विमान जाने के बाद इसमें कुछ टेक्नोलॉजियों के उस कमियां उजागर हो जाएगी। ये S-400 हम जानना चाहेंगे कब तुर्की ने खरीदा? S-400 अभी उसको हाल ही में, अभी कुछ साल पहले हालांकि उनको मिला है, और इसकी वजह ये थी कि अमेरिका भी उसको अपना थॉट पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए आनाकानी कर रहे थे, तो इसलिए रशिया ने उसको ऑफ़र किया था। हालांकि वो इसलिए भी थोड़ा पेचीदा मसला कि तुर्की नेटो का मेंबर भी है, तो नेटो का मेंबर होने की वजह से ये एक प्रॉब्लम तुर्की को फेस करनी पड़ी है। और अब उसके सामने 2 ही शर्त है कि या तो F-35 लो, तो बदले में S-400 को आपको बंद करना पड़ेगा, इसे ऑपरेशनल नहीं करना होगा।
और या तो वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम थॉट या पैट्रियट हमसे खरीदे, उससे इस्तेमाल मिले, जो अन्य नेटो देश जो उसके संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से भारत को कभी भी F-35 अमेरिका नहीं बेच सकता। यदि वो बेचना, अगर यदि भारत लेना चाहे तो अमेरिका की ये शर्त होगी कि आप S-400 से किनारा करेंगे, जो कि भारत अपने मित्र देश रशिया को कभी नाराज नहीं करेगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं, ये S-400 की टेक्नोलॉजी की बात थी। और ये हमारा जो प्रोग्रामिंग है कि 6वीं जनरेशन का, आपने जो सवाल एक पूछा था हमसे कि 6वीं जनरेशन का प्रोग्राम रशिया ने चीन ने बनाया, तो इस पर क्या असर हो सकते हैं? बिल्कुल असर हो सकते हैं। उससे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब तक दुनिया में किसी भी देश ने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अब तक नहीं बनाया है। अमेरिका ने भी कई देशों के साथ ये ऑफर किया या खुद भी उस बना रहा है, और कुछ प्रोग्राम अदर्स भी देशों को उसने इनवाइट किया है। दक्षिण कोरिया ने भी इनवाइट किया है और यूरोपीय देशों ने भी इनवाइट किया है कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए। जापान ने यहाँ तक की तैयारी भी की है, लेकिन अभी तक इनका प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग तक ही सीमित रहा है। अभी टेक्नोलॉजी पे चलना अभी मुश्किल है, क्योंकि अब ये ज़्यादा खतरा क्यों है, ये सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मतलब से, कि जैसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होता है, उस पर जब राडार अपना वेव छोड़ता है तो उसके पास स्टिल्ट कोडिंग होती है, उस पर 90 डिग्री कोई एंगल उस जहाज पे नहीं होता है कि वो जहाज, और जो इलेक्ट्रॉनिक वेव छोड़ी जाती है जिसे टकरा के वो चीज़ वापस आती है, हाँ, जब कोई चीज़ उसकी वेव टकरा के अगर वापस आती है तब पता चलता है कि उस पर कोई जहाज है। इस हिसाब से जहाज को ट्रैक किया जाता है। लेकिन वो जो कोडिंग होती है, उस कोडिंग 5वीं पीढ़ी की जो लड़ाकू विमान की जो कोडिंग होती है, वो राडार के वेव को सोख लेती है, यानी वो वापस आने ही नहीं देती है। तो इसलिए वो पता ही नहीं चलता राडार में कोई जहाज ऊपर है भी या नहीं है। लेकिन उससे आजकल के एडवांस कुछ टेक्नोलॉजियाँ ऐसी जिससे ये पता चल जाता है कि आपके इलाके में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। जैसे मसलन कि हमारी सैटेलाइट निगरानी रखने वाली नियंत्रण प्रणाली, और बहुत सारे ऐसे कैमराज है जो हमारे अवाक्स एयरप्लेन हैं, जिसकी वजह से वो भले राडार ना देख पाए लेकिन उसके कैमरे ज़रूर देख लेते हैं। लेकिन 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नुकसानदेह इसलिए साबित है कि पहली बात कि वो अपनी लोकेशन को बदल सकता है। राडार, पहली चीज़, राडार तो उस पर काम करेगी ही नहीं करेगी। सैटेलाइट उससे पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसके पास वो टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी उसके अंदर इस्तेमाल की गई है कि वो अपनी लोकेशन जानबूझकर वो दूसरी जगह दिखा के भी लोगों को भ्रमित कर सकता है। जैसे वो यहाँ उड़ रहा है, लोकेशन 100 किलोमीटर की दूरी का भी दिखा देगा, तो वो भी भ्रमित हो जाएंगे, दिखेगा बट नहीं दिखेगा। दोनों चीज़ें हैं, वो भ्रमित भी कर सकता है, यानी कि वो एक एक्सेप्टली उड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं है जिससे इस टेक्नोलॉजी को काउंटर किया जा सके। इसलिए, लेकिन हालांकि रशिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा करने की काबिलियत रखता है, ऐसा दावा है, और रशिया ने उसे अभी ऑपरेशनल किया भी है। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को मारने में भी सक्षम है या नहीं। तो इसलिए खतरा, इसलिए क्योंकि चाइना ने बनाया है, और हमारा चाइना से ऑलरेडी गलवान घाटी में झड़प भी हो चुका है, और 28,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना ने हमारे अंदर घुसपैठ की है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी बताया है। तो हमारा ऑलरेडी इनसे बॉर्डर पे टेंशन है, और यहाँ तक कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानते हैं, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते कभी भी अगर बिगड़े, या तो हमारे यहाँ रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है, यदि इस क्षेत्र में भारत का जितना करीबी मित्र अमेरिका बनेगा, यकीनन हम उतना ही चाइना से प्रतिद्वंदी रखेंगे, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर की रेस में हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके पास से सुपर पावर का ताज छीने, और भारत और चाइना चाहता है कि वो सुपर पावर बने। तो यदि इस तरह का झगड़ा हमारे बीच में चाइना से है, तो अमेरिका ये ज़रूर चाहेगा कि भारत को चीन के बीच उलझाया जाए, हथियार देकर, टेक्नोलॉजी देकर, इन सब चीज़ों को देकर, ताकि भारत टेक्नोलॉजी के रूप में कमज़ोर ना पड़े चीन से कभी तनातनी या कुछ ऐसी स्थिति होने पे। तो अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ जाएगी चाइना के पास, अगर वो अमेरिकी हथियारों पे और हमारे टेक्नोलॉजी को पार करके आसानी से किसी भी जगह स्ट्राइक कर दे और हमें इसकी भनक न लगे, तो ये हमारे लिए भी खतरे की बात है। तो इसलिए ये ग्लोबल और इंडियन पैसिफिक
जो ताइवान है ये उसके लिए भी खतरा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये 6वीं पीढ़ी का नहीं बनाया। एक फाइटर प्लेन उसने उड़ाया, दुनिया को दिखाया, उसमें 3 इंजन लगे हुए थे और वो J-20 के साथ उड़ रहा था और वो साइज में J-20 से तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा बड़ा था और या अगर वो आसानी से ऊपर उड़े तो और छोटा दिख रहा था। तो वो एक ऐसा डिज़ाइनिंग अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कभी, और चाइना ने दुनिया को कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा प्रोग्राम कोई बना भी रहा हूँ। उसने सीधे दुनिया को उड़ा के दिखाया और उसके 2 दिन बाद एक और 6वीं पीढ़ी का जहाज उड़ा के उसने दिखाया और जिस प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने वो रखा उसने वो प्रोटोटाइप अभी उड़ी नहीं। तो इसका मतलब है चाइना के पास और भी 6वीं जनरेशन के प्रोग्राम हैं, वो अलग अलग इस्तेमाल के तौर पे हैं। और यदि वो टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने अभी कहा कि ताइवान के पास अमेरिकी हथियार है और हमारे पास भारत की इंडस्ट्री में 70% हथियार जो हैं वो रशियन है और हमारे बताया मैंने कि आपकी 2035 तक हम 5वीं जनरेशन का एमका उड़ाएंगे और 2025 में ही कोई अगर 6वीं जनरेशन का, जिससे हमारा तना तनी वो पड़ोसी अगर हमको 6वीं जनरेशन का जहाज दिखा रहा हो और जिसको मारने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त साधन या उसके बराबर का कोई प्रोजेक्ट अभी हमारे पास पेंडिंग भी नहीं है, बनाना तो छूट की बात है, हमारे पास भारत देश के पास 6वीं पीढ़ी का कोई प्रोग्राम पेंडिंग नहीं है और ना इसको काउंटर करने के लिए अभी वर्तमान में हमारे पास कोई। ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अभी जैसे कि आपने कहा कि अब 2035 तक हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचेंगे, भी 5th जनरेशन पहुंचेंगे। 6th जनरेशन तो बहुत दूर की अभी बात अभी है। वो तो फिलहाल के लिए इंडिया हो चाहे तमाम तरह की और जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस 6th जनरेशन का काउंटर कैसे करेंगे, ये हम हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान के हाथ में तो लड्डू हो जाएंगे फिर तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना का 2 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, एक है J-35 और दूसरा है J-20 और वो ज़्यादा खतरा मुझे क्योंकि पाकिस्तान का एक बेस है स्कार्दू। ये काफ़ी हल्ला भी हुआ था यूपीएससी में, हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो हमारे सर लोगों ने इसमें डिस्कशन भी किया था कि स्कार्दू एयरबेस पे कुछ J-20 विमान जो पाकिस्तान में उसकी बेस पे लगे हुए थे और अभी हवा में खबर सुनने के लिए ये भी आएगी कि पाकिस्तान की वायुसेना के चीफ ने चीन का दौरा किया है और वो अपने सेना में 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान को शामिल करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि पाकिस्तान जो चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में इंटरेस्टेड, उस जहाज का नाम है J-35 जो दिखने में अमेरिकन जहाज F-35 की कॉपी लगती है, सेम। और ये इसलिए भी घातक है क्योंकि पाकिस्तान चाइना की डीलिंग कभी सार्वजनिक तौर से सामने नहीं आती, क्योंकि अभी हाल ही में चाइना से पाकिस्तान ने कुछ J-10 लड़ाकू विमान खरीदे थे और उसको खबर दुनिया को तब लगी जब चाइना ने उस जहाज को पाकिस्तान को डिलीवर किया। तो ये खबर हमारे लिए तब आएगी जब वो डिलीवर हो जाएगी तो ये हमारे लिए अभी हमारा प्रोग्राम 2035 में बन के तैयार होगा और 5वीं पीढ़ी का वो दे रहा है और 6वीं पीढ़ी का उसको स्वयं के पास है और उस कोई ठीक नहीं है कि ये हमारे लिए खतरा है। तो ये हमारे लिए खतरा है और इसको रोकने के लिए हमारे पास S-400 पे हमको भरोसा है कि वो इसको काउंटर कर सकती है, लेकिन हमें किसी एक चीज़ पे ज़्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर S-400 ने काम नहीं किया, यदि उसको कुछ या फिर उसको ट्रैक नहीं कर पाए किसी वजह से वो अपने कामों को अंजाम देने में आगे निकल जाते तो क्या हमारे पास प्लान B क्या होगा, हम उसे कैसे ट्रैक करेंगे, क्या हमारे लड़ाकू विमान के पास ऐसी कैपेसिटी या ऐसी मिसाइलें हैं जो उसको टारगेट कर सकती हैं, क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है जैसे हमारे पास एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की हमारे पास एक अस्त्रा BVR मिसाइल है, क्या वो अस्त्रा के पास इतनी काबिलियत होगी या फिर हमारे सुखोई या राफेल के जो यूरोपीय हथियार उसके अंदर लगे हुए क्या वो ट्रैक करेगी उसको। जब तक हमारे जहाज उसको ट्रैक करेंगे उसकी क्षमता हमारे लड़ाकू विमान से ट्रैक करने की क्षमता से ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा बीट कर जाए तो हमारे पास हम उसके जैसा 6वीं पीढ़ी के जहाज तो नहीं बना सकते, लेकिन हम कोई उपाय या कोई ऐसा चीज़ बना सकते जिससे हम उसको काउंटर कर सकें। क्योंकि अगर उसने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज बनाया है तो हमें 6वीं जनरेशन का लड़ाकू जहाज बनाते बनाते हमको शायद 20 साल 30 साल भी लग सकते हैं और तब तक शायद जंग का दौर बदल जाए तो हम जहाज नहीं, हम कुछ और बनाना चाहिए। हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी पे छोटे ड्रोन जैसे हम ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है
और तुर्की का बायरेक्टर TB2, एक TB1 है, एक TB2 है, एक बायरेक्टर TB3 अभी लॉन्च हुआ है, और उसके पास एक जनरेशन 5वीं पीढ़ी का ड्रोन लड़ाकू विमान भी उसने बना लिया है, जिसका उसने उड़ाकर दुनिया को दिखाया भी है। तो ओवरऑल हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हमें फोकस करना चाहिए कि अगर वो टारगेट कर सकता है हम रोकने से, तो हम भी कोई ऐसा छोटा मोटा कोई उस पर ड्रोन ऐसी खास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि हम भी उस पर मारे तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम ना रोके और हम भी बराबर से उसका जवाब दे सकें। तो शायद हमारी चीज़ें काउंटर के लिए बेहतर होगी। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर से मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, और हमारे व्यूअर्स के लिए आपके लिए क्या मैसेज है वो आप बताएं। लिए सबसे पहले भाई का शुक्रिया है कि और मैं भी आ सका यहाँ पे, और मेरे आपके व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि और मेरे साथ जुड़िए। चीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं उस पर प्रॉपर नॉलेज आप लोग को इंटरनेशनल रिलेशन हो, हथियारों की इंडस्ट्री की भरमार हो, या फिर कोई भी जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें हों, आपको कमेंट में बताइएगा तो आपको निश्चित तौर से मैं पूरी तरीके से आपको कंप्लीट वीडियो देकर समझा सकता हूँ आपको। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।